स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो गल्फ वॉर क्राइसिस की वजह से जिस प्रकार के कंसर्न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्रिएट हुए हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन यहां पर डिसरप्ट हो चुकी है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो नेचुरल गैस के केस में हो, क्रूड ऑयल के केस में हो। और इस सभी सिनेरियो को रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं। जैसे कि ब्रिटेन यहां पर कह रहा है कि भैया हम बहुत सारे देशों को होस्ट करना चाहते हैं कि आप आइए और हम कुछ सोल्यूशन यहां पर निकालें कि कैसे इस सिचुएशन को रिजॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर जब बिल्ड होने लग पड़ता है तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ वॉर मिडिल ईस्ट या गल्फ रीजन का नहीं रहेगा, ये वॉर अब बन जाएगा बाकी सभी कंट्रीज का, सभी लोगों का, जिनके ऊपर एक डायरेक्ट इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है। अब इसी सिनेरियो में कुछ और ऑल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल हैं उन पर भी काम करने के लिए कहा जा रहा है और नए ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने के ऊपर भी काम कहा जा रहा है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोक पॉइंट एक्चुअली में चोक हो चुका है, इससे और कोई एक सेकेंड ऑप्शन यहां पर अवेलेबल रहे। अब उसी में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि गल्फ जो आपके स्टेट्स हैं उन्हें कंसिडर करना चाहिए कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर यूज करके वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंस है उसे यहां पर खत्म कर सकें। बट अगेन एक और बयान फिर यहां पर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा रखा जाता है कि भाई जिन जिन देशों की एनर्जी सप्लाई यहां पर चोक हो रही है, दे शुड शो सम करेज एंड उस प्रकार से अपना तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेने की शुरुआत यहां पर करते। तो एक तरीके से चाहते हैं कि भैया इस वॉर में बाकी देश भी जुड़ जाएं, जो कि डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल हार्मनी के लिए किसी भी तरीके से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट क्रिएट करके नहीं देगा। बट इवन इफ दिस काइंड ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट, तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके फिर करेंगे क्या? अब यहां पर यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि दूसरा चोक पॉइंट बाब एल मंदेब, कि इस चोक पॉइंट के थ्रू भी हम यहां पर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि हमारा रेड सी सुएज कनाल को यूज करके अभी तक यूज किया जा सकता था। बट अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है कि जहां पर ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, इस पॉइंट को यहां पर चोक करके दुनिया भर में एक मेजर डोमिनेंस क्रिएट की जा रही है ना, जो कि शायद यूएस ने भी किसी भी तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया था बिफोर बिगिनिंग दिस पर्टिकुलर वॉर। अब वहीं पर ईरान का जो एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी कंट्रोल है इस जोन में, वो भी कहीं ना कहीं कंसर्न्स क्रिएट कर सकता है। एंड अगर ये बाब एल मंदेब वाला जो पॉइंट, जो चोक पॉइंट है, जो एक और ऑल्टरनेटिव रूट अवेलेबल है, अगर इसे भी यहां पर हम यूटिलाइज नहीं कर पाए तो डेफिनेटली ग्लोबल ट्रेड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, इन सभी के कंसर्न्स यहां पर बढ़ते जाएंगे। तो एग्जैक्टली क्या कंसर्न्स हैं, आइए डिस्कस करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी यहां पर इतना अवेलेबल है वो भी इतना वायबल नहीं है, बिकॉज ईरान का वहां पर भी एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर दोनों ही इन चोक पॉइंट्स को, नैरो डोर्स को कंपेयर करना हो तो जो सबसे मिनिमम विड्थ एक पॉइंट पे देखने को मिलती है 39 किलोमीटर्स की है और ये 30 किलोमीटर्स का देखने को मिलता है इस मंदेब पे, राइट। करंटली कार्गो के केस में देखा जाए तो 10 to 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड आपका इसी रूट से होता हुआ निकलता है। एंड ग्लोबल ऑयल के केस में सिंस गल्फ कंट्रीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर ज्यादातर यूज करती हैं, तो भैया वहां पर ज्यादा ट्रेड रहता है इस प्रकार के ऑयल का, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फंक्शन के केस में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जितने भी गल्फ रीजन के एक्सपोर्ट्स हैं वो उसी पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाके निकलते हैं। और वहीं बाब एल मंदेब के केस में अगर हम बात करें तो एक सोल लिंक के बन जाता है एशियन मार्केट्स को यूरोपियन मार्केट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए थ्रू द पर्टिकुलर सुएज कनाल, या फिर अगेन यूरोपियन मार्केट्स को हमारे इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। बट द पॉइंट इज, ये जो बाब एल मंदेब है इसके साथ भी एक पर्टिकुलर कहानी है। अगर आपने सुना हो तो इससे पहले गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता था। गेट ऑफ टीयर्स क्यों कहा जाता था? बिकॉज स्ट्रॉन्ग करंट्स एंड बहुत ही नैरो पैसेज की वजह से बहुत सारे सेलर्स और उनकी शिप्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से गो थ्रू होते हुए अपना दम तोड़ देते थे। तो वो जो गेट ऑफ टीयर्स बेसिकली जो लॉस ऑफ लाइफ यहां पर होता है उसको यहां रिप्रेजेंट करता है। बट हालांकि जब ब्रिटिशर्स द्वारा अपनी कॉलोनीज से जब वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, इंक्लूडिंग द इंडिया इटसेल्फ, उनके द्वारा पर्टिकुलर रूट यहां पर यूज किया गया है ना। सुएज कनाल की जब ओपनिंग हुई थी 19th सेंचुरी में, उसके बाद से सिग्निफिकेंट ट्रेड इस पर्टिकुलर रूट द्वारा ब्रिटिशर्स द्वारा यूज किया गया और उन्होंने काफी अच्छी डेवलपमेंट्स यहां पर करी अपने खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। और ये जो गेट ऑफ टीयर्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक थ्रेट रहता था, उसे उन्होंने यहां पर रिजॉल्व भी किया। बट द पॉइंट इज कि अब यहां पर जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं
है ना, जो कह भी रहे हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल टाइम्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, उसी में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए गए कि अगर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर यानबू से जो जुबैल तक की जो ये पर्टिकुलर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, किसे यहाँ पर यूज किया जा सके, और भी इस प्रकार के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग यहाँ पर करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज वी कैन नॉट बी एनी मोर डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर चोक पॉइंट, जो कि कभी भी ईरान यहाँ पर अपना कंट्रोल एक्सर्ट कर सकता है। तो दैट इज द पॉइंट कि यहाँ हमें ऑल्टरनेटिव्स बिल्ड करने पड़ेंगे, बट उन ऑल्टरनेटिव्स को बिल्ड करने का भी फायदा तभी हो पाएगा अगर इन ऑल्टरनेटिव्स के चलते जो आपका ये पर्टिकुलर बैब एल मंदेब वाला पॉइंट है वो एक तरीके से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से फ्री रहे। बट क्या ऐसा देखने को मिलता है? जी नहीं। अब यहां पर एंट्री होती है हुथीज की। तो हुथीज ऑलरेडी इस पूरे ईरान इजराइल यूएस वाले जो डायनामिक वॉर में जिस इतने महीनों से यहां पर चल रहा है, महीने से ऊपर यहां पर हो चुका है, इसमें यहां पर ये भी एंट्री लेते हैं और इन्होंने भी बहुत सारे इजराइल की स्ट्रेटेजिक साइट्स को यहां पर अटैक किया है। और इन्हीं हुथीज की प्रेजेंस है यमन के इस पर्टिकुलर रीजन में, जो कि स्ट्रेट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, अब बहुत ज्यादा हिस्ट्री की भी बात नहीं है, बट कुछ ही साल पहलों के न्यूज आर्टिकल्स की याद करवाई जाए तो मल्टीपल टाइम्स यहां पर ईरान को वार्न किया गया है यूएस द्वारा, बाकी ग्लोबल लीडर्स द्वारा, कि आप हुथीज का सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, कि आप जिस प्रकार के आर्म्स एंड एम्युनिशन या बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवाइसेस या डिवाइसेस इन सभी चीजों को प्रोवाइड करते हैं, यू शुड स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज अगेन इसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है इसके ऊपर भी यहां पर असर पड़ता है। रेड सी के क्राइसिस हमने बहुत बार देख ली है पिछले कुछ सालों में, 2022, 2023, 24, 25 मल्टीपल टाइम्स यहां पर रेड सी पे क्राइसिस यहां पर आए हैं, एंड जिसके कारण अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रेट का यूसेज ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म में देखा भी जाए वो सिग्निफिकेंटली कम भी हुआ है। और ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आपने वहां पर देखेंगे जहां पर ये रिपोर्ट्स रखी जाती हैं कि भैया हूथी द्वारा इस प्रकार का अटैक किया गया मर्चेंट शिप्स पर, खासकर इस रेड सी वाले जोन में, एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इशू जो ड्रॉप आप यहां पर देख पा रहे हो कि किस प्रकार का जो केनाल का ट्रैफिक यहां पर देखने को मिलता है, तो स्विस का जो ट्रैफिक यहां पर गिरा है उसका सबसे बड़ा रीजन यही देखने को मिलता है। सो दैट इज द पॉइंट, जिसकी वजह से जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी यहां पर अवेलेबल है वो ऑल्टरनेटिव भी कोई खास फिजिबल नहीं है, बिकॉज उस ऑल्टरनेटिव को भी सक्सेसफुल होने के लिए, उसको कॉन्फ्लिक्ट फ्री जोन बनाने के लिए यहां पर कहीं ना कहीं ईरान का ही एक मंजूरी लगेगा, और जो कि करंटली ईरान किसी भी हालत में नहीं देना चाहता। एंड टू लुक अपॉन दिस होल डायनामिक ऑल्सो कि ईरान ने अपना जो सुप्रीम लीडर है उसे यहाँ पर खोया इस वॉर के स्टार्टिंग फेजेस में ही, एंड डेफिनेटली वो पूर्ण रिटेलिएशन के साथ जितना भी उनके पास अभी तक का एम्युनिशन, जितनी भी टेक्नोलॉजीज उन्होंने यहाँ पर बिल्ड की थी, अब उनके लिए समय आ चुका था उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर यूज़ करने का। भी हाल ही में हमने देखा कि जो बहरीन में अमेजॉन का डेटा सेंटर था उसके ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया। तो अब जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो कि यूएस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, उनके जो ऐसे स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं अब वो भी इस वॉर से छुप नहीं सकते, अब उन पर भी डायरेक्टली अटैक यहां पर किया जा रहा है। सो दैट इज द पॉइंट, इवन इफ यहां पर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये पर्टिकुलर मंदेब स्टेट की अवेलेबल है, बट फिर भी उसे उस तरीके से यहां पर यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज कंसर्न्स ऑलरेडी वैसे प्रेजेंट है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहां पर ईरान का इस पूरे ट्रेड में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रोल देखने को मिलता है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो वैसे भी डायरेक्ट कंट्रोल था, मल्टीपल शिप्स, मर्चेंट शिप्स के ऊपर यहां पर अटैक भी देखा, एंड इस पूरे सिनेरियो में बहुत सारी मर्चेंट शिप्स तो आपकी भैया स्ट्रैंडेड भी हैं, बिकॉज ना ही उन्हें कोई इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना चाह रहा है और ना ही उतना कोई रिस्क यहां पर लेना चाह रहा है, राइट। बट वहीं जो दूसरा ऑप्शन यहां पर मंदेब का अवेलेबल था, बैब एल मंदेब का अवेलेबल था, उस स्ट्रेट का अवेलेबल था, उस पर्टिकुलर रीजन में भी हूथीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, जिसमें बहुत समय से एक प्रॉक्सी कंट्रोल ईरान द्वारा यहां पर रन किया जा रहा है, राइट। सो पॉइंट यहां पर यही है कि ईरान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठ चुका है जहां पर वो ग्लोबल ट्रेड को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में पकड़ के बैठा है, एंड बहुत सारे देशों की डेवलपमेंट, ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, इनकम लेवल्स, उनके रेमिटेंसेस, वो कंप्लीटली ईरान के एक्शंस के ऊपर यहां पर डिपेंडेंट है, जो कि पिछले एक महीने में काफी क्लियरली वो दर्शा चुका है कि उसके एक्शंस तो अभी रुकने का नाम यहां पर नहीं ले रहे, राइट। तो अब सिंपल सा सवाल यहां पर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार की फ्रेट कॉस्ट यहां पर बढ़ जाती ड्यू टू डिसरप्शन इन द स्वेज कनाल, तो उसकी वजह से किस प्रकार का इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन,
सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एंड आपके द्वारा इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आप कोई चैलेंजेस फेस करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ वर्ड विद मी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसे स्कैन करके आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम करंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, मॉक क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करते रहते हैं। ऑलराइट, एंड करेंटली 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए स्टडी आईक्यू द्वारा P2I इनिशिएटिव का नया बैच यहां पर शुरू किया जा रहा है 7 अप्रैल से। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको यहां पर समझनी है, द बैच हैज बीन डिजाइन टू मेक श्योर कि जो एक्चुअली में रियल चैलेंजेस हैं एस्पिरेंट्स के, उन्हें यहां पर एड्रेस किया जा सके। कि देखिए, अप टू द प्रीलिम्स मोड है ना, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता तब तक आपका पूरा बैच ऑनलाइन मैकेनिज्म पर रन करेगा। जो भी रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट की, चाहे वो नोट्स की हो, क्लासेस के कंटेंट की कवरेज की हो, PYQs की हो, मेंटरशिप की हो, मेन आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन की हो, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो जो एक सेकंड पड़ाव यहां पर आता है मेंस की प्रिपरेशन का, जिसमें आपको एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, मेंटरशिप्स का सपोर्ट चाहिए, फैकल्टीज के एंगेजमेंट चाहिए, तो उसी को इंश्योर करने के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यहां पर अवेलेबल रहता है, जो कि दिल्ली में आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रहेगा। आप आइए, आपका रहना खाना सब स्टडी आईक्यू यहां पर देखेगा, प्रोवाइडेड आपने प्रीलिम्स वहां पर क्लियर कर लिया हो, और उसी के चलते आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर यहां पर बनाया जाएगा और मेंस क्लियर करके फिर इंटरव्यू की तैयारी यहां पर करवाई जाएगी। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का जो इनिशिएटिव है। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 2025 के, हमने बहुत फिनोमिनल रिजल्ट्स यहां पर देखे। आप एनरोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ARG लाइव आप यूज कीजिए, विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड अगेन, अगर कोई कोर्स रिलेटेड भी अगर आपको कोई कंसर्न या क्वेरी रहे तो आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज कि ये जो पूरा सिनेरियो यहां पर बिल्ड हो रहा है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या है? तो जाहिर सी बात है, जो जियोपॉलिटिकल शॉक है अब वो आम आदमी के ऊपर इंपैक्ट डालना शुरू हो चुका है। कि जहां पर मिसाइल स्ट्राइक्स कर रही हैं मल्टीपल रीजन में, क्रिटिकल स्टेट्स आपके जो चोक पॉइंट्स का काम करते थे वो एक्चुअली यहां पर चोक हो चुके हैं। एनर्जी प्राइसेस यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, बट एनर्जी प्राइसेस के साथ साथ जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है, दैट इज द इंश्योरेंस कॉस्ट। देखिए, इंश्योरेंस कॉस्ट के केस में जो पूरा डायनामिक है वो इस तरीके से रहता है कि कोई भी वेसल अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो अपने आप को इंश्योर करवाती है कि भैया कल को कुछ नुकसान हो गया तो मेरा जितना भी सामान है वो यहां पर इंश्योर्ड रहे, तो उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना रहता है। हालांकि जरूरी नहीं कि हर एक वेसल का यहां पर नुकसान होगा, बट जब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नुकसान होना है तो उस समय पर इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। एंड जाहिर सी बात है ना, अगर वो इंश्योरेंस कॉस्ट यहां पर बढ़ रही तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इन दी एंड तो एक कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ेगा। कि अगर हम कोई चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर बढ़ गई या एक्सपोर्टर को एक्स्ट्रा पैसा यहां पर पे करना पड़ा, तो इन दी एंड तो कंज्यूमर से पैसा निकालेगा। सो दैट इज द पॉइंट जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट यहां पर क्रिएट करता है। एंड जब जब इस प्रकार की सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वजह से इन्फ्लेशन आती है, तब तब लोगों की मेजर सेविंग्स वहां पर खर्च हो जाती हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में वहां पर चेंजेस आते हैं। एंड मोर ओवर, इस प्रकार की इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए भी बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स द्वारा फिर उस प्रकार के इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ाए जाते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर द ग्रोथ, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहां पर बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है अगर आप ग्रोथ जैसे डायनामिक को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। कंसिडरिंग इंडिया इटसेल्फ, जहां पर हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो हमारे लिए भी ये पर्टिकुलर पॉइंट सही नहीं है। एंड टू हाईलाइट द अनदर पार्ट ऑफ इट कि इंडिया के ऊपर जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, अब इंडिया के लिए यूरोपियन मार्केट्स में अपना ट्रेड करना, यूके के साथ जो अभी रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ उनके साथ ट्रेड करना, अब उसमें अगेन स्विस कनाल, रेड सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिमिलरली दैट स्ट्रेट ऑल्सो, अब वो भी ऑप्शन अगर यहां पर अवेलेबल नहीं रहेगा तो इंडिया के लिए तो ऑलरेडी यहां पर इंपोर्ट के जो कंसर्न्स हैं वो तो अवेलेबल हैं ही, बट जो एक्सपोर्ट हम इन रीजन्स में यहां पर कर पा रहे थे, अब वो भी कंसर्न्स यहां पर बढ़ जाएंगे और सीधा सीधा इंपैक्ट उस चीज का हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में देखने को मिलेगा। और जो ऑलरेडी रुपया गिरता जा रहा है वो रुपया फर्दर और यहां पर गिर सकता है। तो शिपिंग रेट्स में देखा जाए, जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 40% का इंक्रीज हमें यहां पर देखने को मिल चुका है, जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स के ऊपर पड़ रहा है, बिकॉज उनके लिए अब कॉस्ट कंपेटिटिवनेस उतनी मेंटेन नहीं हो पा रही है। कॉस्ट कंपेटिटिवनेस जब मेंटेन नहीं हो पाएगी तो अपना वो उतना एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, उतने प्रोडक्ट्स की उनकी डिमांड भी देखने को नहीं मिलेगी, विच इज अगेन अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज वी आर टारगेटिंग विकसित भारत 2047, जिसमें एक्सपोर्ट्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ाए जाएं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम फर्दर और एक्सपोर्ट करें, बिकॉज इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म करना बहुत मुश्किल है, वो डिपेंडेंसी है और उसके लिए पैसा खर्च किया जाएगा। एक्सपोर्ट्स में
कंपेटिटिव होना बहुत क्रूशियल है, तभी जाके हम अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे। पर जब ऐसे कंसर्न्स रहेंगे जहां पर इंपोर्ट का साधन महंगा होता जा रहा है और एक्सपोर्ट में अगेन हमारी कॉस्ट यहां पर बढ़ती जा रही है, दैट इज द कंसर्न जो कि इंडिया कंप्लीटली अवॉइड करना चाहता है। एंड जो रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उससे भी कहीं ना कहीं रोकना चाहता है, बिकॉज बीइंग अ नेट इंपोर्टर कंट्री, रुपये का डिप्रिशिएट होना हमारे इंपोर्ट बिल को और बढ़ाने का इंपैक्ट क्रिएट करता है। सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म? अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहां पर नहीं यूज कर सकते, जो कि हमारे लिए इंपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, एक्सपोर्ट के लिए सुएज कनाल का जो रूट है उसे यूज नहीं कर सकते, देन वी आर लेफ्ट विद द केप ऑफ गुड होप अप्रोच। जो ये रूट यहां पर अवेलेबल है, सिर्फ हम उसे यूज कर पाएंगे। बट अब ये क्या रूट अवेलेबल अगर है तो इज इट अ गुड थिंग? नो इट इज नॉट। ये तो वो वाली बात है कि अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो यूज करना पड़ेगा, बट उसकी वजह से डेफिनेटली नुकसान यहां पर भी हमारा है, चाहे वो हमारे इंपोर्ट्स के केस में हो चाहे वो एक्सपोर्ट्स के केस में। बिकॉज अगेन यहां पर ट्रेवल टाइम बढ़ जाएगा, है ना, 2 से 3 हफ्ते का टाइम और बढ़ जाएगा। उन शिप्स को रन करने के लिए और तेल की डिमांड यहां पर रहेगी, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ एक्स्ट्रा किलोमीटर्स यहां पर उन शिप्स के द्वारा ट्रैवल किया जाएगा। एंड पर्टिकुलरली अगर देखा जाए, अगर उन शिप्स को कोई और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं रहते हैं तो उनके लिए इंश्योरेंस कॉस्ट वहां पर इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं, है ना। वो कह सकते हैं कि भैया नहीं, आपको तो हैवी इंश्योरेंस यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट, जो कि किसी भी तरीके से ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमी, इंडिया के विकसित भारत गोल्स, इन सभी चीजों के लिए सही नहीं है। अब वही पॉइंट है कि हुतीज ने ऑलरेडी इस चीज को वार्निंग दे दी है। उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि अगर इस रूट को यहां पर यूज किया जाए तो उस केस में हम यहां पर रेडी बैठे हैं, हम भी ईरान का यहां पर पूरा सपोर्ट करेंगे और उसी प्रकार से इस चोक पॉइंट को एक्चुअली में चोक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से ग्लोबल इवेंट्स यहां पर अनफोल्ड होते हैं आने वाले समय में, बट डेफिनेटली हर कोई व्यक्ति यही उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्द से जल्द वॉर का डीएस्केलेशन हो, ग्लोबल रीसेट यहां पर हो सके, जो कि इस समय पर बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, बिकॉज वी हैव सीन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन नाउ इज द टाइम जब रिकंस्ट्रक्शन यहां पर किया जाए, रीडेवलपमेंटल एफर्ट्स यहां पर रखे जाएं। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।